नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टी.एस. इलियट का सामान्य परिचय। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। इनका जन्म 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में। इनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में हुआ, किंतु बाद में शिक्षा के लिए पेरिस और लंदन गए और अंततः वे लंदन में बस गए। टी.एस. इलियट 20वीं सदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। 1948 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट ने अनेक व्याख्यान दिए। उनके निबंध और लेखकों का संग्रह जो है वो एक प्रकार से उनके आलोचनात्मक ग्रंथों के रूप में संकलित है। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें उनके आलोचना संबंधी विचार हमें देखने को मिलते हैं। द सेक्रेड वर्ल्ड, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड ड्रामा, द थीसिस ऑफ पोएट्री एंड ऑन पोइट। तो ये कुछ रचनाएं हैं जिनके नाम आपको निश्चित रूप से याद रखने चाहिए। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य हिंदी भर्ती परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जिनमें पाश्चात्य और भारतीय जो विचारक हैं हमारे काव्यशास्त्रीय, उनकी रचनाओं को लेकर प्रश्न किए जाते हैं। तो ये सामान्य तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको ये रचनाओं के नाम अवश्य याद करने चाहिए। अब बात करते हैं टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के बारे में। इलियट जो है वो एजरा पाउंड से बहुत अधिक प्रभावित थे और एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होता है। उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। और इलियट का मानना है कि कवि जो है वो अनेकता को एकता में बांधने का कार्य करता है। ऐसे में वे परंपरा को इसके लिए आवश्यक मानते हैं और परंपरा जो है वो वैयक्तिकता की विरोधी है। इसलिए साहित्य के जीवंत विकास के लिए वे परंपरा के योग को स्वीकार करते हैं, जिसके कारण आत्मनिष्ठ तत्व नियंत्रित होकर के वस्तुनिष्ठ तत्व जो है वो गौण प्रमुख हो जाता है। आत्मनिष्ठ तत्व गौण हो जाता है और वस्तुनिष्ठ तत्व जो है प्रमुख हो जाता है, क्योंकि वहाँ व्यष्टि की बात न होकर के समष्टि की बात होती है। आप इसको हमारी नई कविता के संबंध में भी समझ सकते हैं, जहाँ अज्ञे आदि कवियों ने जो है व्यष्टि की, व्यक्ति चेतना की, व्यक्ति स्वातंत्र की बात की है। तो इलियट जो है व्यक्ति चेतना या व्यक्ति निष्ठता की बात न करके वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, समष्टि की बात करते हैं और उसके लिए वो परंपरा के योग को आवश्यक मानते हैं। इलियट के अनुसार निर्वैयक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। कवि के व्यक्तिगत भावों की में जो विशिष्टता है उसका सामान्यीकरण। एक प्रकार से हम भारतीय काव्यशास्त्र के तुलनात्मक इसका हम अध्ययन करें तो जिस तरह से हमारे यहाँ साधारणीकरण का सिद्धांत है, कुछ कुछ उसी भांति का सिद्धांत हम निर्वैयक्तिकता को मान सकते हैं। अब निर्वैयक्तिकता की बात करें तो इलियट ने दो प्रकार की निर्वैयक्तिकता स्वीकार की है, प्राकृतिक और विशिष्ट। अब ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है आपके। प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता जो है वो प्रमुख शिल्पी या कलाकार से संबंधित होती है, अन्य कलाओं के लिए है, जबकि विशिष्ट निर्वैयक्तिकता जो है वो प्रौढ़ कलाकारों के लिए उपलब्ध की जाती है। और इसको हम विस्तार से देखें तो इलियट की डेफिनेशन है इसको लेकर कि निर्वैयक्तिकता के दो रूप होते हैं। एक वह जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए होती है और दूसरी वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की जाती है। तो इलियट जो है वो दूसरी प्रकार की निर्वैयक्तिकता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की निर्वैयक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। जैसे कबीर की हम बात करें, तुलसीदास जी की बात करें, तो ये प्रौढ़ कवि हैं और इन कवियों द्वारा क्या किया जाता है कि जो सामान्य सत्य है उसकी अनुभूति व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उसकी अनुभूति की जाती है और वह अनुभूति इतनी विशद, इतनी बड़ी बना दी जाती है कि प्रत्येक जन को वह अपनी पीड़ा और अपनी खुशी लगती है। और इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे
कि कवि जो है वो अपनी तीव्र संवेदना, अब इसको हम हिंदी साहित्य में परकाया प्रवेश की बात करते हैं, परकाया प्रवेश कहते हैं। तो हिंदी कविता में जो है कवि अपनी तीव्र संवेदना एवं ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को इस प्रकार से ग्रहण करता है कि वे अनुभूतियां उसकी निजी प्रतीत होती हैं, और इन अनुभूतियों को वह इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है कि वह जन जन की अनुभूति हो जाती है, वह मत सभी को ग्राह्य हो जाता है। और भारतीय काव्य शास्त्र में इसी को साधारणीकरण कहा गया है। तो इस प्रकार से हम इलियट के निर्व्यक्तता के सिद्धांत की तुलना भारतीय साधारणीकरण के सिद्धांत से कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक उनका स्पीच है, भाषण है, कविता के 3 स्वर। उसमें उन्होंने कविता के 3 स्वर माने हैं। पहला स्वर है जिसमें कवि स्वयं से बात करता है। इस प्रकार की कविता के विषय में इलियट की मान्यता है कि ऐसी कविता जो है स्वयं अवतरित हो जाती है, कवि लिखता नहीं है, वो बस व्यक्त हो जाती है। और हिंदी की नई कविता जो है उसको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। द्वितीय स्वर वह है जिसमें वह श्रोताओं से बात करता है, और यह कविता किसी सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। व्यंग, नीति काव्य, उपदेश परक कविता साहित्य जो है वो इस कोटि में आता है। हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य हम इस कोटि में ले सकते हैं, या भक्ति काल की कुछ रचनाएं जो हैं वो हम इस कोटि में ले सकते हैं। और तृतीय स्वर वह है जिसमें वह स्वयं न बोल करके अपने पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। तो महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, एकांकी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब ये तीनों स्वरों में जो मैंने बात कही है दोनों स्लाइड में, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से ये अधिक उपयोगी हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इलियट का यह निर्व्यक्तता का सिद्धांत जो है, क्योंकि बहुत जटिल भाषा में है, विदेशी कवि हैं और विदेशी आलोचक हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय आलोचक हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा सा गरिष्ठ होता है इन सिद्धांतों को जानना समझना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी सरल भाषा में मैंने आप लोगों के बीच में इलियट के इस निर्व्यक्तता के सिद्धांत को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिले, इस हेतु इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया।